हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। सो वी वेयर ऑन द यूपीपीसीएस 100 डेज सीरीज और हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। टुडे इज़ द डे 14 और अब हमारी जो है इंडियन ज्योग्राफी एट इट्स लास्ट है। आज हमारी जो ये सेशन है वो इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट सेशन है। अभी तक हमने टोटल जो है वो 13 सेशन कर लिए हैं। आज जो है वो डे 14 है और कल से आपकी एंसेंट हिस्ट्री की जो है वो सेशन शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द लास्ट सेशन अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। रेस्ट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया था कि देयर आर सम टॉपिक जो कि हम कोर ज्योग्राफी के अंदर तो नहीं पढ़ते बट फैक्चुअली हमें उसे जानना पड़ता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब मैं आपको वो जो सारे सेगमेंट्स हैं उसको अलग अलग स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है वो आपको करवा दूंगा। और बाकी आप भी बताइएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जो है उस पर सेशंस चाहिए, तो मैं उस पर एक डिफरेंट सेशंस जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा। आज की जो हमारी सेशन है वो एग्रीकल्चर के बारे में है, कृषि के बारे में, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। लगभग हर साल आपको जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बाद हम आज इसे इंडियन ज्योग्राफी को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। देखिए, भारत में जब भी हम बात करते हैं फसलों की, भारत में जब भी हम बात करते हैं कृषि की, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में हम इसे 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हम रवि क्रॉप्स के रूप में देखते हैं, रवि के रूप में देखते हैं। दूसरा हम जो है यहाँ पे खरीफ, एंड थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे जायद। तो यहाँ पे एक तो आपकी रवि है, दूसरा आपका खरीफ है, एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जायद आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो 3 तरह की जो क्रॉप हमारे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम स्टिल वी वेर इन अ कन्फ्यूज्ड कि रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, जायद फसल क्या है। बहुत सारे लोग बहुत बार तो इसमें कन्फ्यूज ही रहते हैं, उनको याद ही नहीं रहता या वो मगअप कर रहे होते हैं। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब हम रबी फसल की बात करते हैं तो ये आपको अक्टूबर से लेके आपके अप्रैल तक में देखने को मिलेगा, है ना। देखिए, बेसिकली ये क्या है, ये एक शीतकालीन विंटर क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये आपको जो है वो विंटर क्रॉप का एग्जाम्पल है, विंटर में आपको देखने को मिलेगा। आप जब मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा रहा था, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रबी को हेल्प करती थी। यानी उस समय में हमारे जो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा होता है, विंटर हो रहा होता है ना, और यही समय होता है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ्लो कर रही होती है। तो रबी फसल इज समथिंग जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो क्या है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में देखने को मिलता है। इसके अंदर जो प्रमुख फसल आप देखेंगे तो सबसे जो प्रमुख हमारा है वो गेहूं है। तो गेहूं और रबी दोनों को सिंक्रोनाइज कर लीजिए तो आपको कहानी समझ में आएगी कि गेहूं जो है वो क्या है, शीतकालीन, है ना। शीतकालीन जो है वो क्या है, फसल है, ठीक है, रबी फसल है ये। आप इसको ऐसे एक की याद कर लेंगे तो आपको बाकी सब आराम से इजिली याद हो जाएगा। जौ, चना, मटर, सरसों आदि ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो है वो आपको जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा और इसे वर्षा काल का फसल कहा जाता है। तो एक तो शीतकालीन फसल और दूसरा आपको यहाँ पे वर्षाकालीन फसल, ठीक है। ये जो वर्षा काल का फसल है, बेसिकली आप देखेंगे तो इनिशियल आपके यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और वर्षा का प्रभाव शुरू हो जाता है। बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मानसून, मानसून की निर्भरता बढ़ जाती है। और सबसे प्रमुख यहाँ पे है हमारा चावल। तो चावल देखते ही आपके दिमाग में पहुंच जाइए कि खरीफ फसल है, वर्षा के समय में होती है। गेहूं देख के रबी है, ठीक है, और ये आपके जो है वो शीतकालीन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। द थर्ड वन इज द जायद। ये आपको जो है मार्च से लेके जून के बीच में देखने को मिलता है। मार्च से जून इन बेसिकली आपको ये गर्मी के समय में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रीष्मकालीन जो है वो फसल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। ये आपको जो है वो बेसिकली रबी और खरीफ के मध्य में, यानी आप देखेंगे यहाँ पर तो अक्टूबर से लेके आपकी अप्रैल तक जो है वो क्या है, रबी है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको लेके यहाँ से अप्रैल से लेके जून तक के बाद, यानी जुलाई में आपका जो है, जुलाई से अक्टूबर तक फिर आपकी कंटिन्यूस खरीफ होती है। तो ये जो बीच का गैप है दैट इज द जायद। ये आपके गर्मी का समय है। और इस वक्त सिंपल सी कहानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको मेजर जो है वो खाद्यान्न फसल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सब्जियां, तरबूज, खरबूजे, खीरे, ककड़ी, ये सारे जो है आपके वो मेजर आपको देखने को मिलेगा। तो रबी ध्यान रखिए कि सीधा ये गेहूं से संबंधित है। देन आपका चावल जो है आपका दैट इज आपका खरीफ से रिलेटेड है। और जायद जो है क्योंकि गर्मी का समय बहुत ज़्यादा, तो ये सब्जियों और बाकी जो है रसादार जो फल होते हैं, बेसिकली तरबूज, खरबूजा, ये सब जो होता है ये इसका टाइम पीरियड होता है जो कि जायद होता है।
नाउ जब हम भारत में कृषि की बात करते हैं ना, तो हमें भारत में कृषि के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। बेसिकली भारत में आर्द्र और शुष्क प्रकार की जो हमारी भूमि है और उस पे उसी प्रकार की जो है वो कृषि होती है। नाउ अगर आप देखेंगे तो एक कृषि जिसे हम कहते हैं वर्षा पोषित कृषि, जो कि भारत में आपको देखने को मिलता है, या इसे हम बरानी कृषि भी देखते हैं कि जब फसलों हेतु नमूने के लिए जब क्या होता है, जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो एकमात्र जो हमारे पास स्रोत होता है वो वर्षा होता है। सिंपल कहानी है, रेन डिपेंडेंट आपकी जो है वो एग्रीकल्चर होती है, तो आपका ये हो जाएगा वर्षा पोषित। देन आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में क्या है कि आपको पता है कि आपको मैंने मॉनसून पढ़ाया है एंड यू हैव वेरी वेल रेड द मॉनसून, और आपको पता है कि मॉनसून में क्या होता है कि पूरब से लेके पश्चिम तक एज यू गो वेस्ट, मतलब जैसे जैसे आप पश्चिम जाते हैं वर्षा का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है ना। और जब वर्षा का प्रभाव कम शुरू होगा तो क्या होगा ना कि देयर इज अ क्रिस्टल थ्रिल लाइन एक है जिसको हम 75 सेंटीमीटर का जो है आपके जो है वो वर्षा ये कहते हैं, ठीक है। तो इसके इधर जितनी भी कृषि की जाती है ना वो क्या होती है, दैट इज द आपका ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है, जिसे हम शुष्क कृषि भूमि कहते हैं। और 75% से ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है ना उसे हम कहते हैं आर्द्र कृषि भूमि क्षेत्र, ठीक है। तो ये डिवीजन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दैट इज द शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है, वो ड्राई लैंड फार्मिंग है। और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां वर्षा हो रही है वो आर्द्र भूमि कृषि वाला जो है वो क्षेत्र है। अब आप लॉजिक भी लगाएंगे तो आपको एक बात तो ऐसी समझ में आएगा कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा आपका जो लैंड या सबसे ज्यादा जो आपका रीजन होगा वो क्या होगा, आपकी शुष्क भूमि जो होगी वो होगी, ठीक है। तो ये कोई मतलब इसकी कोई बहुत लॉज ये करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। नाउ आपको पता है कि भारत की जो अधिकतर कृषि है वो वर्षाधीन है। हमारे यहाँ का जो कृषि है वो पूरी की तरह से मॉनसून पे डिपेंड करता है ना। ट्रेडिशनल जो रेनफॉल हमारी है वो यही होती है, ठीक है। वी हैव नॉट सच डेवलप द कैनाल सिस्टम एनीथिंग, ये भारत के पूरे क्षेत्र में नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जो कृषि है वो परंपरागत तरीके से ही मानसून के ऊपर निर्भर है। और भारत की लगभग 1/3 कृषि जो है वो क्या है, शुष्क भूमि कृषि के अंदर आती है, एरिड के अंदर आती है, ठीक है। तो एरिड लैंड फार्मिंग इज मेजर आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा, एरिड लैंड फार्मिंग, क्लियर है। यही बात मैं आपको यहाँ बता रहा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो शुष्क कृषि भूमि है जिसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग या एरिड लैंड फार्मिंग कहते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा जो है इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वर्षा पोषित जो फसल होते हैं उसके अंतर्गत आपको मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, दलहन तिलहन, कपास, ये सारे जो आपके जो हैं वो फसल होते हैं। वर्षा पोषित इन सेंस क्या, ऐसे फसल जो कंप्लीटली ड्राई एरिया में हो रहे हैं और उसको सोर्सेज के लिए क्या है, दैट इज द आपके जो वाटर का सोर्स क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो उसके अंतर्गत जो भी फसल आते हैं वो सारे आपको मोटे अनाज ये सब जो होते हैं वो होते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो भारत में क्या है ना कि जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसके लिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुदान संस्थान है। कई बार क्या होता है कि हमसे जो ना क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि एक तरफ आपको इंस्टीट्यूशन दे दिया जाता है 4, उसके बाद उसकी जगह दे दी जाती है और मैचिंग में आपको दिया जाता है कि बताइए ये कौन सा है, कहाँ है, ठीक है ना, दैट इज द फैक्चुअल वन। तो इसकी आपको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। नाउ व्हेन वी कम टू द लिस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशन एक दो तो है नहीं, सैकड़ों में है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो सबको तो याद करना भी पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान, जो कि आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा, पाटनजेरू के अंदर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, इसका शॉर्टकट में इसको कहा जाता है ICERISAT, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये आपको जो है हैदराबाद के अंदर। इसी के अलावा और आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान जोधपुर के अंदर में, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर जिसको हम कैजरी भी जो है वो शॉर्टकट में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको परीक्षा में जो है देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जब ड्राई आपके जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की बात आएगी तो ये कहाँ है, हैदराबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है कृषि के बारे में, भारत में जो कृषि है इसके बारे में समझना। नाउ अब हम अपनी सेशंस की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी फसलों को देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण को जो है कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हम बात करेंगे चावल की, ठीक है। चावल जो कि भारत में आपको पता है कि सबसे ज्यादा लार्ज बेस पे कंज्यूम किया जाने वाला आपका जो है और सबसे बड़े क्षेत्र में भी इसकी जो है होती है। कुल जो भारत में उत्पादन होता है लगभग उसका 42% तो केवल चावल का ही है, ठीक है। भारत के लगभग 1/4 हिस्से पर क्या होती है, चावल की खेती होती है, क्लियर। नाउ
चावल किस प्रकार का फसल है? ये उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। अब जैसे ये कह रहा है कि ये उष्ण आर्द्र है, अब देखो एक एक चीज को जब आप डिकोड करके समझोगे ना तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये उष्ण आर्द्र प्रकार क्या है, यानी कि ये क्या है, वेट आपका जो है वो ट्रॉपिक्स है ना। यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो 25 डिग्री से अधिक तापमान, तब चावल वहां पे बेहतर तरीके से उगेगी, और 100 सेंटीमीटर से अधिक की क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। दोनों चीजें जो है वो कंडीशनल है चावल के साथ में। तो चावल के लिए 25% से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दोनों अगर यहां होगी तब आपको देखने को मिलेगा कि चावल का उत्पादन आपको यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में जो कुल कृषि भूमि है उसका 25% चावल जो है वो क्या होता है, यहाँ पे खेती आपको देखने को मिलेगा, और बाकी कुल उत्पादन तो ये तो आपको समझ में आइडिया। नाउ अब देखेंगे तो भारत में जो है मौसम के आधार पे जो है चावल की 3 किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। एक जो आपको शीतकालीन, जिसे हम अगहनी या अमन भी कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कि मानसून के प्रारंभ में ही इस पौधे को तैयार कर दिया जाता है। जुलाई से अगस्त में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी कटाई होती है। और भारत में जो सबसे ज्यादा जो आपकी जो है चावल का उत्पादन होता है वो इसी समय में होता है। 86% चावल आपको इसी समय में देखने को मिलेगा। जुलाई से लेके अगस्त तक में इसको बुआई कर दिया जाता है, ठीक है। और अक्टूबर से लेके आपके जो है वो दिसंबर तक में इसकी जो है वो कटाई कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे मैक्स आपको जो है ये क्या होता है, जो है वो चावल का उत्पादन इस समय में होता है। इसके अलावा आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा जिसे हम शरद कुरानी कहते हैं, या हम कुंवारी कहते हैं, या उस टाइप की कृषि कहते हैं। ये मई से जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा इसकी बुआई होती है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में कटाई होती है। क्या अंतर हुआ इसमें, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्री जो है पहले ही क्या किया जाता है, बुआई कर दिया जाता है। यानी ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि असम वाले रीजन्स में, आप देखेंगे कि आपका जो है ईस्टर्न घाट वाले जो रीजन्स हैं, जो आपका आंध्रा और उधर बंगाल वाला जो रीजन है, उन रीजन्स में जो आपकी जो, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि वहां जो कृषि होती है, बेसिकली असम और बंगाल आप समझ लीजिए, तो वहां पे आपको इस टाइप की जो है वो क्या होती है, कृषि देखने को मिलती है, जिसे हम मई में ही बुआई करते हैं और अक्टूबर में जाके इसको हम फिर क्या करते हैं, कटाई कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रीष्मकालीन, जिसे बोरो टाइप का भी कहा जाता है। ये आप देखेंगे तो नवंबर से दिसंबर में इसकी बुआई होती है, और मार्च से अप्रैल में कटाई होती है। मतलब ये लास्ट में ही होता है, और लास्ट में फिर इसकी क्या होती है, कटाई। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में या असम में ये तीनों प्रकार की जो है कृषि की जाती है, ठीक है। ये तीनों प्रकार से चावल की यहाँ पे खेती होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे मेजर हमारी जो कृषि होती है वो यहाँ होती है चावल की। तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको हो सकता है कि इस तरह से टर्म दे दिया जाए, अगहनी या कुंवारी क्या होता है। तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि ये चावल के कृषि के समय पीरियड से, टाइम पीरियड से संबंधित है, और ये इस तरीके से होता है। नाउ अगर आप देखेंगे तो चावल की कुछ प्रमुख किस्में आपको देखने को मिलेगी, जैसे रत्ना, आपका जो IR-18 है, जमुना है, कृष्णा है, पद्मा है, जया, ये इस तरह का आपको जो है भारत में कई सारी चावल की किस्मों की जो है वो खोज होती रहती है। इनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस्में दे दी जाएगी और आपको यहाँ पे जो है उनका जो है फसल दे दिया जाएगा, और आपको बताना होगा कि ये किसका है। तो वो मैच में आप थोड़ा सा आपको ये पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो रत्ना हो गया या IR-8 हो गया, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया, ये सभी जो है वो चावल की क्या है, किस्में हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चावल के बारे में देखने को मिलेगी। नाउ जब हम बात करते हैं कुल चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में, तो सबसे ज्यादा चावल कहीं उत्पादित होता है तो वो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में, फॉलो बाय द उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन आंध्र प्रदेश। लेकिन जब हम चावल की उत्पादकता की बात करते हैं कि किलोग्राम पर हेक्टर में कितना हुआ, एक हेक्टर के अंदर कितना ज्यादा हुआ, तो उसमें लीड करेगा पंजाब, ठीक है। उत्पादकता यानी कि कम एरिया में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो वहां पे पंजाब आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, फिर तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन हरियाणा। तो प्रश्न जब आपको पूछा जाएगा तो वहां पे इस बात पे ध्यान रखिएगा कि उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है या उत्पादकता पूछी जा रही है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा जो उत्पादन करने वाले राज्यों में, और उत्पादकता में आपको पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा दिखेगा। देखिए पूरे विश्व में जो है भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने में। सबसे पहले नंबर पे चीन आता है, उसके बाद भारत की आबादी आती है, और भारत विश्व का लगभग 22% जो है वो चावल क्या करता है, उत्पादित करता है, ठीक है। 22% जो है भारत जो है पूरे विश्व में जितनी चावल उत्पादन होती है उसका 22% अकेला भारत में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है। सो दीज आर द रीजन्स जो आपको देखने को मिलेगा इन द इंडिया, जहाँ पे क्या होती है,
चावल की खेती होती है। ठीक है, चावल की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? चावल की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ पे वर्षा का प्रभाव जो है वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तापमान भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो आपको ये कहाँ मिलेगा? दीज आर द रीजन्स जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा चावल का बेल्ट, दीज आर द राइस बेल्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चावल की आपको खेती जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 100 जो है सेंटीमीटर वर्षा से अधिक होनी चाहिए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। ये क्लियर एकदम आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है, और 25 डिग्री से अधिक तापमान होती है तो चावल की कृषि वहां पे होती है। तो भारत में दिस इज द रीजन जहां पे चावल की खेती। अब यहाँ पे आपको एक लाइट थोड़ा सा जो है वो दिख रहा होगा, दैट इज द ग्रीन। ये दिखा रहा है बेसिकली क्या, थोड़ा सा लेसर जो है वो चावल के प्रोडक्शन को, कम उत्पादन। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन वाला दिखा रहा है दीज आर द हाईली रीजन। आपने पूरा देखा भी है कि पूरा का पूरा आपका जो बंगाल है, असम है, बिहार वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, देन आपका ये जो पूरा कावेरी वाला रीजन है, ये तो पूरा बॉल राइस ही है ना, राइस बॉल इसको कहा जाता है। तो दीज आर द रीजन जहां पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन आपको भारत में देखने को मिलेगा। क्लियर है आप सभी को? नाउ अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द गेहूं। ठीक है, अब जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं आपको देखने को मिलेगा ये एक शीतोष्ण जलवायु की फसल है। देखिए, एक क्लियर डिफरेंस समझिए चावल और गेहूं के बीच में। ठीक है, चावल और गेहूं के बीच में एक क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि चावल एक ट्रॉपिकल जो है वो फूड है, मतलब ये उष्णकटिबंधीय जो है वो फसल है, और गेहूं जो है ना वो टेम्परेट है। ठीक है, ये जो है ना कम टेम्परेचर में होता है, इसलिए तो शीतकालीन में होती है। ठीक है, तो चावल ट्रॉपिकल है और गेहूं क्या है, टेम्परेट है ना। चावल आपको विश्व में जहां भी मिलेगा वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेगा, इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा, है ना, खास करके एशिया डोमिनेट करता है उसमें। लेकिन गेहूं आपको मेजोरिटी में दिखेगा। आप पूरा यूरोप देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, ये सारे जो रीजन्स हैं, ये जो बड़े बड़े घास के मैदान आप पढ़ते हैं, चाहे स्टेपी पढ़ते हैं, पैम्पास पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा गेहूं का, है ना। तो ये सारे आपके जो है, जब प्रेरी का, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी का घास का मैदान क्या है, वो पूरा का पूरा टेम्परेट रीजन में है ना, तो इसलिए वहां पे ज्यादा उत्पादन होती है गेहूं की। तो गेहूं की विशेषता ध्यान रखिएगा, ये शीतोष्ण प्रकार की जलवायु का जो है वो क्या है, उदाहरण है, और ये आपको पूरे वर्ल्ड में आपको मेजोरिटी में देखने को मिलेगा, गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो पूरे आपके जो है हमारी कुल कृषि भूमि का 14% आपको जो है वो क्या है, आपको जो है हमारे यहाँ होता है, और पूरे विश्व का लगभग 13% जो है वो गेहूं हम उत्पादित करते हैं। ठीक है, और विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का क्या है, दूसरा स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे तापमान को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, और वर्षा का प्रभाव 50 डिग्री से 75 सेंटीमीटर तक, ये भी बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि गेहूं जो है वो क्या है, शीतोष्ण प्रकार का है, टेम्परेट टाइप का है, और ये कहाँ होगा, वहां होगा जहां तापमान कम होगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो गेहूं होती है और वर्ल्ड के रीजन में अलग अलग गेहूं होती है, उसमें फाइबर की मात्रा में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंसेस होता है, दैट इज वाई हम उसे अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। हमारे यहाँ रोटी बनती है, कहीं कुकीज़ बनता है, कहीं ब्रेड्स बनते हैं, लेकिन गेहूं आपको मेजोरिटी ऑफ दो जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन वी कम टू द गेहूं के बारे में बात करेंगे तो भारत में अगर आप गेहूं की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर इज द मंथ जहां पे भारत में क्या होता है, गेहूं को बोया जाता है, और मार्च में से लेकर अप्रैल में आपको जो ये क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। तो जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया जो कि आपको मेजोरिटी स्टेक है, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गेहूं को बोया जाता है, और मार्च से लेकर अप्रैल में ये क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। लेकिन जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे सितंबर से लेकर अक्टूबर के मिडिल में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो इसको बोया जाता है, और दिसंबर से जनवरी के बीच में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। डिफरेंसेस समझिए, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा होगा। हमारे यहाँ सामान्य तौर पे ये है कि देखिए, जब हमारे यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव होता है तो हमारे यहाँ शीत ऋतु तो अक्टूबर से लेके शुरू हो जाती है, और आपके जो पूरे के पूरे जो है वो अप्रैल तक जाती है। ठीक है, मतलब मेजरली फेब टू मार्च जाती है, बट हम ये मानते हैं कि इतने टाइम पीरियड में आपकी गेहूं जो होती है बनती है, पकती है ना। लेकिन होता क्या है कि ये जो शीत ऋतु है ये तो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है ना,
साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, आपको पता है कि वर्षा काल के बाद ये जो कर्क रेखा है वो धीरे धीरे नीचे जा रही होती है। तो आपके दक्षिण भारत में क्या हो रहा होता है, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहां तो ग्रीष्म का ही प्रभाव हो रहा होता है ना। इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे दक्षिण भारत में जो गेहूं होती है ना बहुत जल्दी पक जाती है, और गेहूं जल्दी पक जाने के कारण, गेहूं के जल्दी पकने के कारण आप देखेंगे कि इसकी कटाई बहुत पहले कर ली जाती है, दिसंबर जनवरी में की जाती है। तो इस डिफरेंस को बहुत क्लियरली समझिएगा। आई थिंक इसको क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस ने इसके ऊपर में कि दक्षिण भारत में जो स्टेटमेंट में था और दक्षिण भारत में जो है वो पहले काट लिया जाता है। क्लियर है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, दक्षिण भारत में क्यों पहले काट लिया जाता है, क्योंकि वहां पे जो है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जल्दी पक जाता है गेहूं, तो इसलिए उसको वहां पे काट लिया जाता है। उष्ण जलवायु के कारण उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं कम समय में पकता है, एंड दैट इज द रीजन। क्लियर है। नाउ व्हेन यू कम टू द गेहूं के उत्पादन करने वाले राज्यों में, तो सबसे ज्यादा जो गेहूं उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, फॉलो बाय द पंजाब, मध्य प्रदेश एंड द हरियाणा। लेकिन जब भी हम उत्पादकता की बात करेंगे तो फिर हमको दिखेगा कि पंजाब यहाँ पे लीड करेगा। सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन करेगी, पंजाब करेगा। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा, फॉलो बाय द हरियाणा, फॉलो बाय द राजस्थान, फॉलो बाय द उत्तर प्रदेश। अगर आप गेहूं के किस्मों की बात करें तो कल्याण, सोना, सोनालिका, अलर्मी, रोजा, हीरा, सोरा, सोनार 634, ये सब जो है वो क्या है, गेहूं की किस्में हैं। ये सभी जो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ अगर आप यहाँ पर इस मैप को देख रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द ग्रीनर रीजन, जो कि गेहूं के उत्पादन को समझा रहा है, गेहूं के उत्पादन क्षेत्र को बताता है। क्लियर है। द मेजॉरिटी ऑफ गेहूं इंडिया में कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था पिछले वाले मैप पे, जहाँ पे ये पूरा रीजन जो था वो क्या था, रफली मैं अगर बनाऊँ तो ये चावल का क्षेत्र था, है ना। ये जो पूरा रीजन था ये क्या था, चावल का क्षेत्र था। तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन रीजन से चावल नहीं होता, कंपेरेटिवली कम होता है, ज़्यादा यहाँ पे होता है। वहाँ पे मैंने आपको डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का दिखाया था। और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इन क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होगा, कंपेरेटिवली कम हो जाता है, और शीत ऋतु के समय में तो ठंड भी होती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ठंड का प्रभाव ज़्यादा होगा, वर्षा का प्रभाव भी न्यूनतम है। तो यहाँ पे गेहूं के उत्पादन के लिए बेस्ट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इंडिया में ये चीज़ आप देखिए, मैंने आपको पिछला वाला मैप दिखाया था, ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ओनली रीजन जहाँ थोड़ा चावल होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ चावल आपका यहाँ पे सिमट जाता है, और उसके बाद गेहूं वाला रीजन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि चावल एक उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल है तो इन रीजन्स में होगा, और गेहूं एक शीतोष्ण प्रकार का जो है वो क्या है, आपका फसल है, तो वो इन रीजन्स में होगा। इंडिया में एक जो है बहुत टर्म्स आपको मैं बता रहा हूँ, इसे कहा जाता है 100 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है। अगर कभी यूपीपीसीएस से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर लाइन ऑफ इंडिया, ये वर्षा लाइन है ना, 100 सेंटीमीटर वर्षा, ये जो 100 सेंटीमीटर लाइन है ये किसको डिवाइड करता है, तो ये टर्म एक ध्यान रखिएगा। 100 सेंटीमीटर लाइन जो है ना इंडिया में आप देखेंगे तो चावल और गेहूं के खेती, ये जो ना गेहूं के क्षेत्र को क्या करता है, कि उपज क्षेत्र को विभाजित करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 100 सेंटीमीटर लाइन, ये अगर कभी वर्ड टर्म दिमाग में आए तो ध्यान रखिएगा, ये गेहूं और चावल से रिलेटेड है। डैट इज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले में क्या होता है, चावल होती है, 100 से कम वाले में क्या होती है, डैट इज द आपका गेहूं होता है। क्लियर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा चावल और गेहूं का ये सभी। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर स्टेट मेंशन कर दीजिए कौन कौन सा होता है, उतना रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो मेजॉरिटी वाली चीज़ें पूछी जाती है, हमें अंडरस्टैंड करना ऑन द मैप कि कहाँ है, कौन सा रीजन से और किस तरीके से आपको। और अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है वो आपको जो है गेहूं होता है, कहाँ पे आपकी चावल होती है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द, हमारा नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मक्का, जिसे मेज कहते हैं। ये जो आपको देखने को मिलेगा वो अर्ध शुष्क जलवायु की फसल क्लियरली है, यानी कि वर्षा का प्रभाव 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगा। जो मेज होता है उसे खाद्य के रूप में भी, चारा फसल के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग आप देखेंगे कि यूएसए इज द वन ऑफ द मेजर आपका जो है प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में मक्का का। ठीक है। तो अब भारत में जो कुल बोए गए क्षेत्र में इसका लगभग 3.65% जो है इसकी खेती होती है। इसमें कई सारे हाईविल्ड क्रिटी आपके जो है हाईल्ड जो है वैरायटी होती है, जैसे सरताज है, गंगा, दक्कन 103, दक्कन 105, प्रभात, अरुण, किरण, ये सब आपको जो है वो मक्के की जो है वो हाइब्रिड के रूप में आपको दिखेगा।
उत्पादन क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ये कर्नाटका में होता है, ठीक है, फॉलो बाय द मध्य प्रदेश, फॉलो बाय द बिहार, फॉलो बाय द तमिलनाडु। जबकि अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, देन आंध्र प्रदेश में, देन पश्चिम बंगाल में, देन बिहार में ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो है मक्का के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द आपके मेज। नाउ भारत में जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा दैट इज द आपका दलहन का, ठीक है। जब हम दलहन की बात करते हैं तो भारत में दलहन का उत्पादन में विश्व में ये क्या है, प्रथम स्थान है, फर्स्ट प्लेस, सबसे ज्यादा दलहन हम उत्पादन करते हैं। विश्व के कुल दाल का लगभग 24% तो केवल भारत में ही उत्पादित हो जाता है, ठीक है। और आपको पूरे भारत में लगभग 11% एरिया ऐसा है जहाँ पे हम जो है वो दाल जो होता है वो पैदा करते हैं, ठीक है। भारत में दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है ना। हमारे यहाँ जो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा सोर्स वो क्या है, दाल ही है। वैसे भी इंडिया इज ए प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री, है ना। जब आप मॉल न्यूट्रिशन इंडेक्स पढ़ेंगे, मॉल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, हंगर इंडेक्स पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट आपका इंडेक्सेस अबाउट द फूड आपके जो है सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो आप जब वो मेंस में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है, वी आर द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंट्री, है ना। हम जो है वो क्या है, आपके जो है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट कंट्री है, प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री है, ठीक है। हमारे यहाँ खानों में पौष्टिक तत्व जो होते हैं, पौष्टिक तत्व जो बच्चों को दिया जाता है उसकी भारी कमी है, और इसके कारण आपको मॉल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें जो होती है बच्चों में देखने को मिलती है, उससे एसोसिएटेड डिजीज होती है। ये हम अलग सेक्शन में पढ़ते हैं जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, और अगर आप देखेंगे तो दलहन जो होता है वो पौधे फलीदार होते हैं, जैसे ल्यूमिनस कुल के आपको ये देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, वर्ड ल्यूमिनस कुल का आपको होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्त करके स्थिरीकरण करता है मृदा में, और इससे मृदा की उर्वरक शक्ति जो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्ट्रेटिफिकेशन में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोल आपको इसको देखने को मिलेगा दलहन का। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ना जब हम दलहन के उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश, फॉलो बाय द राजस्थान, फॉलो बाय द उत्तर प्रदेश, फॉलो बाय द महाराष्ट्र। और दलहन की उत्पादकता की भी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड आपको यहाँ पे जो है वो लीड करते हुए क्या होंगे, दिखेंगे। तो उत्पादकता और उत्पादन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ व्हेन वी कम टू द तिलहन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि तिलहन जो है लगभग आपको पूरे विश्व का 20% तिलहन जो है वो भारत में ही हो जाता है, ये भी। और भारत में कृषि उत्पादन के बाद में आपको देखने को मिलेगा, मतलब हमारे यहाँ जो फूड क्रॉप्स हैं, है ना, जो खाने वाला, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रोड्यूस होता है तो तिलहन होता है, ठीक है। पूरे भारत के हिस्से में सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो तिलहन होता है खाने वाली चीज़ों के बाद, ठीक है। तो 14% हिस्सा जो है वो केवल किसका है, डेट इज द तिलहन का है। भारत के प्रमुख अगर आप तिलहन उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मालवा का पठार है, अब ये मालवा का पठार कहाँ है, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विंध्यन रेंज है, अरावली है, और यहाँ पे आपका मालवा का पठार है ना। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए ना, दैट वाई वी आर लिंकिंग द थिंग कि अरावली और इसके जो है विंध्यन के भी पास आपको यहाँ पे मालवा का पठार दिखता है। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो हमारी जो है पेनिनसुलर इंडिया की जो है प्रायद्वीपीय भारत की हमने रेंजेस कवर की थी, पठार की थी, उसको देख लीजिएगा। तो मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान का जो ड्राई एरिया है, तेलंगाना, आंध्र, ये प्रदेश का जो रायलसीमा एरिया है, इन सभी रीजन्स में आपको तिलहन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। भारत में जो प्रमुख तिलहन है उसमें आप देखेंगे तो मूंगफली, तोरी, सरसों, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, ये सब जो आपके हैं बहुत महत्वपूर्ण जो है वो तिलहन फसल आपको जो है वो भारत में देखने को मिलता है। तिलहन के उत्पादन की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी मध्य प्रदेश आपको लीड करता हुआ दिखेगा। एमपी यहाँ पे दलहन और तिलहन दोनों में सर्वाधिक दिखता है, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, फॉलो बाय द आपको ये देखने को मिलेगा। तो चाहे हम दलहन की बात करें, चाहे हम तिलहन की बात करें, मध्य प्रदेश आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। भारत में ये बहुत बड़े स्तर पे जो है क्या होता है, उत्पादित होता है। नाउ द नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द गन्ना। भारत का एक देशज पौधा है, इंडिया का इंडिजिनस प्लांट है, हमारे यहाँ से ये जो भी है। नाउ अगर आप गन्ने की बात करेंगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये लगभग 20 से लेकर 27 डिग्री के टेम्परेचर में होता है, और इसको कम से कम जो है क्या होती है 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। क्लियर है? तो ये भी एक उष्ण कटिबंधीय जो है उसका प्रकार आपको देखने को मिलेगा। विश्व में जो गन्ना है और चीनी है दोनों जो है आपको यहाँ पर क्या होता है, उसके उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। फर्स्ट फॉलोअप में आपको यहाँ पे जो है वो चाइना दिखेगा, और सेकंड में हमारा है। भारत में उत्पादित गन्ने का उपयोग में लगभग 40% का हम गुड़ बना देते हैं, ठीक है, और 60% हम चीनी बना देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि गुड़ और चीनी ये चीज़ें आपको,
अन्य फसलों की तुलना में गन्ना जो होता है उसको सर्वाधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा इसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बाकी फसलों की तुलना में आपको देखने को मिलेगा कि शुगर केन को क्या होता है, ज़्यादा जो है वो सिंचाई की इसको जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द शुगर केन व्हेन वी कम टू द प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में होगा, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका एंड देन फॉलो बाय द तमिलनाडु। लेकिन जब हम उत्पादकता की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे कौन आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु। आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है इसके ऊपर में क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उत्पादकता महाराष्ट्र में, लेकिन उत्पादन में कौन है, उत्तर प्रदेश है ना। वहाँ पे एक कोऑपरेटिव टाइप की कोऑपरेटिव फार्मिंग करके ये लोग जो है इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल के अंदर में इसकी प्रेजेंस और इसकी जो है फैक्ट्रीज की स्टेब्लिशमेंट होने के कारण आपको जो है यहाँ पे जो है ना शुगर केन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ जो है उन रीजन्स में ये क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। पहले हमारे यहाँ लीड कर रहा था नॉर्थ इंडिया में, आजकल ये साउथ इंडिया में बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलेगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कानपुर में देखने को मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो कानपुर में है। इतनी बात तो ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द टी, चाय। देखिए चाय के बारे में हमने पहले भी बात किया है जब हम लेटराइट सॉइल कर रहे थे। चाय जो होता है वो उष्ण आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र जलवायु की परिस्थिति की फसल है। सिंपल कहानी है, वर्षा इसको ठीक ठाक चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक, और टेम्परेचर भी इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अधिक तापमान अधिक वर्षा वहीं पे होती है ये चाय। ठीक है, तो चाय का तो सिंपल कहानी है कि वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक होगी, और इसलिए इसको कहाँ किया जाता है, पहाड़ी ढालों के ऊपर में किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि ये पहाड़ी ढाल इज़ द ओनली रीजन जहाँ पर क्या होगा कि अगर ये पौधे लगेंगे तो पानी क्या होगी, यहाँ पर टिकेगी नहीं, और पानी नहीं टिकेगी तो यहाँ पे प्लांटेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न ओनली कि यहाँ पे ये पहाड़ी ढालों पे आपको सर्वाधिक जो है वो क्या होगी, देखने को मिलेगी, है ना। ये इसका यहाँ पे रीज़न है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाय का है। पहला जो यहाँ पे चाइना है, दूसरा भारत। भारत में 21.7% चाय जो है विश्व की वो भारत अकेले उत्पादित कर देता है। और आपको पता है कि जो है आपको ये कहाँ मिलता है, इन जो मिट्टी होती है हमारी लेटराइट सॉइल की मृदा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया के अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी भारत है, दक्षिणी भारत है, और आपका हिमालयन क्षेत्र है, इन रीजन्स में आपको क्या होता है, एक तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, दिस इज़ द रीजन जहाँ वर्षा थोड़ी होती है, और कुछ हिमालय रीजन्स में भी होती है। तो यहाँ पर आपको जो है चाय जो होती है, ये सारे रीजन्स हैं इंडिया में चाय के, है ना। और ये क्यों होती है, पहाड़ीय ढलानों पर होती है, पर्वतीय ढलानों पर ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसको ज़्यादा चाहिए वर्षा, ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर। मृदा का प्रकार कौन सा होगा, लेटराइट होगा, पानी रुकनी नहीं चाहिए, आगे घसक जानी चाहिए, इसलिए ये ढालों पे होता है। चाय उत्पादन में अगर शीर्ष राज्यों की बात करेंगे तो असम, देन पश्चिम बंगाल, फॉलो बाय द तमिलनाडु, फॉलो बाय द केरल। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, असम के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा, चाय उत्पादन में ये शीर्ष राज्य है। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉफी। ठीक है, अब देखिए तापमान अधिक, ठीक है, और वर्षा अधिक, ये जब भी बात आएगी तो मैंने आपको कहा भी था कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सभी इसी के लिए जाने जाते हैं। कॉफ़ी का भी सेम कहानी है। उष्णकटिबंधीय में रोपण कृषि के फसल है। ठीक है, अब ये रुपाई और बुआई क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। बार बार आपने देखा है कि कहीं बुआई लिखा है, कहीं कहीं हमने रुपाई देखा है, तो क्या डिफरेंस होता है रुपाई में और बुआई में। खैर, इसकी उपज 16 से लेकर 28 डिग्री के तापमान में और 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के वर्षा के प्रभाव के क्षेत्र में होगा। वर्षा का प्रभाव क्षेत्र है तो सीधी बात है कि ऊंची पहाड़ी ढलानों पर देखने को मिलेगा। मिट्टी का प्रकार लेटराइट होगा, ये आपको तो क्लियर समझ में आता है। सेम कहानी जो कि चाय के साथ होगी, है ना। नाउ अगर आप देखेंगे तो कॉफ़ी, भारत में जो है कॉफ़ी की मेजरली 3 किस्में पाई जाती हैं। ये जो किस्में, इसमें एक अरेबिका, रोबास्टा और लाइबेरिका, दीज आर द 3 आपका जो है वो जो है हमें देखने को मिलता है। नाउ भारत में जो सबसे अधिकतर वो देखने को मिलेगा वो अरेबिका देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अरेबिका इन द इंडिया इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड, आपका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अरेबिका का। ठीक है, भारत में जो कॉफ़ी होती है ना वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बाबा बुदान की पहाड़ियों में जो है कॉफ़ी लाया गया था। ठीक है, और यहीं पर जो है सबसे पहले कॉफ़ी को जो है प्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द आपका ब्राज़ीलियन रीजन, है ना। भारत में अगर उसके उत्पादन की बात करें तो कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। आपकी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पालनी, ये आपके जो है ये ज़्यादा आपका फेमस फॉर द कॉफ़ी। नाउ केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान जो है आपकी वेल्लनूर में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। इन द वेल्लनूर कर्नाटका में कॉफ़ी जो है आपका सेंट्रल कॉफ़ी जो है रिसर्च आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। नाउ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है कॉफ़ी के बारे में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप कॉफ़ी के बारे में सब। इसके साथ साथ एक और चीज़ देख लीजिए, डैट इज़ द रबर। ठीक है, मैंने आपको रबर के बारे में भी बताया था। जब मैं आपको वहाँ पे मिट्टी बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि रबर जो है वो इंडिया का नहीं है, वो ब्राज़ील से लाया गया था, अमेजन बेसिन से। बेसिकली इससे क्या होता है, इसको दूध का जमा कर रबर बनाया जाता है ना। ये आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, त्रावणकोर के एरिया में, मालाबार वाला रीजन्स में, बेसिकली केरला के रीजन्स में, वेस्टर्न घाट समझ जाइए, है ना। तो वेस्टर्न घाट के रीजन में ये आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब क्या इसकी विशेषता है, ये आपको देखने को मिलेगा एक उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, है ना। और दूसरा कि 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। रबर की पेड़ हमेशा जो होती है अधिक वर्षा वाले रीजन में होती है, जहां बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, भारत जो है वो रबर का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। और रबर शोध संदर्भ में आपको कोट्टयम या केरल में आपको ये जो देखने को मिलेगा। भारत में जो सबसे अधिक जो रबर उत्पादन करता है वो केरला है। तो चाहे हम चाय की बात करें, चाहे हम कॉफ़ी की बात करें, ठीक है, चाय को चाय लिख दिया, टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, रबर की बात करें, दिज ऑल आर द आपका एग्जाम्पल्स ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई आपका जो है प्रेसिपिटेशन, है ना। तो दोनों में ये होगा और इसलिए यह आपको जो है जहाँ मिलता है वो बेसिकली रीजन है वेस्टर्न घाट के रीजन्स में, एक पहाड़ी ढलानों पे मिलेगा। और रबर तो आपको वेडम में मिलेगा। और दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका जो है वो सॉइल कैसा होगा, लेटराइट सॉइल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से कि कैसे कैसे क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉटन। ठीक है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन जो है जिसे हम कपास कहते हैं, ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तो सिंपल सी कहानी समझ जाइए कि यहाँ पे तापमान ठीक ठाक चाहिए, वर्षा भी मतलब कि एवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये अर्ध शुष्क भागों में होती है। क्लियर है। कपास को वर्षा नहीं चाहिए होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कपास में वर्षा होगी तो मामला खत्म हो जाता है। अर्ध शुष्क में होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, वर्षा का प्रभाव कम होना चाहिए। खरीफ ऋतु में बोया जाता है। क्लियर है। तो आपको बिल्कुल पता है कि रबी आपका जो है इन द रीजन आपका टाइम कौन सा है, शीत का, और ये खरीफ ऋतु में होती है। नाउ 60 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये क्या होता है। अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो ये खराब हो जाते हैं, इसके फूल जो होते हैं वो खिलते ही नहीं। परंपरागत रूप से ये दक्कन के लावा पठार में, जैसे हम काली कपास मृदा, ब्लैक सॉइल, है रेगुर मृदा, सबसे ज़्यादा भारत में इन्हीं रीजन्स में ये आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ वाई यू विल फाउंड, ये जो पूरा आपका गुजरात और आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है एक समय में कॉटन इंडस्ट्री, दैट इज़ वाई बॉम्बे डेवलप, है ना। तो ये तो आपको सिंपल सी कहानी समझने आना। अब देखिए ये होता क्या है ना कि जो कपास होता है ना उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कपास में एक तो टेम्परेचर हाई चाहिए, वर्षा हल्की चाहिए और पाला रहित मौसम चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, और धूप चमकीली होनी चाहिए। मौसम साफ होना चाहिए, वर्षा नॉर्मल चल सकता है, हल्की वर्षा होगी, तापमान ज़्यादा होगा, पाला नहीं होना चाहिए, ओस वगैरह नहीं गिरनी चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाला अगर पड़ गया तो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी जो है कॉटन के लिए क्या होता है, मतलब ये फिक्स होते हैं, ये सारे कंडीशंस होते हैं। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में तो आपको पता है, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है नाइल, और नाइल रिवर में आप देखेंगे इजिप्ट, है ना। नाइल रिवर के किनारे इजिप्ट में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है कॉटन का, क्योंकि वो सबसे बेस्ट कंडीशन देता है कॉटन को। इंडिया में भी हमको यही देखने को मिलता है। भारत में कपास के उत्पादन में जो विश्व में वो पहला स्थान है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो कपास होता है वो थोड़ा सा मोटे किस्म का होता है। हमारे यहाँ जो कपास होता है उसमें आप जो है वो फाइन क्लॉथ्स नहीं बना सकते, ठीक है, पतले धागे के कपड़े वो नहीं बना सकते। हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, हम उसे भारत में आयात करते हैं। हमारे यहाँ जो कपास होते हैं वो मोटे होते हैं, तो रजाई गद्दा तकिया ये बनाना हो तो ठीक है। भारत में उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो 25% आपको जो है वो उत्पादन करता है, गुजरात फॉलो अप, तेलंगाना उसके बाद। तो कपास के बारे में ये चीज़ें आपको बिल्कुल जो है वो पता होनी चाहिए कि भारत में आपको सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होता है। क्या कंडीशंस होती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं, पाला भी नहीं होना चाहिए, और चमकीली धूप इसके लिए क्या है, तभी वो फ्लोरिश करती है, उसका जो है फूल खिलता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग अबाउट दी आपके कपास के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टोबैको, क्योंकि इंडिया में टोबैको इज द ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग ना।
है ना। तो टोबैको भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया में चाय और तंबाकू का तो एक अलग ही क्रेज है। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में, हमारा अपना नहीं है। सिगरेट में, सिगार में, बीड़ी में इसकी पत्तियों को यूज़ किया जाता है। 15 से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वर्षा इसमें क्या होनी चाहिए, जो है कम चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर चाहिए लेकिन वर्षा कम होना चाहिए। विश्व में अगर तंबाकू उत्पादन की बात करेंगे तो भारत भैया यहाँ पे नंबर 1 में आएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होता है, गुजरात में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़िया होगा, वर्षा होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द टोबैको गुजरात। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी टोबैको होती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में ना एक स्पेशल टाइप की देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं वर्जीनिया और डेल कास्ट। ये जो आपके जो 2 टाइप के जो हैं वो तंबाकू के प्रकार हैं। तो कभी ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे दे दिया जाए कि वर्जीनिया और डेल कास्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोबैको का ब्रीड है, ठीक है, टोबैको का ये किस्म है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट दी टोबैको इन इंडिया। क्लियर है। गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, विश्व में दूसरा हम है, और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, वर्षा नहीं चाहिए, आर्द्र प्रकार का ना। सिंपल भाषा में अगर इसको आप कहें तो क्या कहेंगे, इसके लिए चाहिए आर्द्र प्रकार की कृषि में ये होता है ना, सॉरी शुष्क प्रकार में होता है, आर्द्र नहीं शुष्क में ये होता है, ठीक है। ये आपके ड्राई में होता है। क्लियर है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाला, है ना। हमारे यहाँ जो स्पाइसेस हैं, ये जो स्पीसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो स्पीसीज है जिसने हमें गुलाम तक बना कर रख दिया। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक हम ही है, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हम ही, और सबसे बड़े निर्यातक भी हम ही है। मसालों के मामले में हमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं, खाते भी हम ही है ज़्यादा, और सेल भी हम ही बहुत करते हैं। भारत में जो है गर्म मसाले से लेके आपको जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मसाले तक मिलेंगे, मतलब लार्ज मिर्च से लेके अब कश्मीर के जो हैं वो केसर तक आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सारे प्रकार के मसाले मिलते हैं। हमारे यहाँ वो मसाले भी मिलते हैं जो आपको गर्म कर देंगे, और ऐसे मसाले भी मिलते हैं जो आपको ठंड कर देंगे, ठंड ला देगी, ठीक है। दोनों प्रकार के मसाला हमारे यहाँ मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इसे हमें डिटेल में नहीं करना, थोड़े बहुत देख लेना है। प्रमुख मसालों की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे तो काली जो मिर्च है वो आपको कर्नाटका, केरला में देखने को मिलेगा। लाल मिर्च आपको आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, हल्दी तेलंगाना में सबसे ज़्यादा, अदरक रटने की जरूरत नहीं है। इलायची इन द केरल, सिक्किम, कर्नाटका। अब इलायची की बात आएगी तो आपको कर्नाटका क्यों नहीं याद आएगा, है ना, सॉरी केरल क्यों नहीं याद आएगा। आपको बताया भी था मैंने कार्डमम हिल्स के बारे में, बहुत फेमस है ये इसके लिए, तो कार्डमम हिल्स तो इसके लिए जाना ही जाता है। अब आपसे कोई इलायची के बारे में पूछे तो बता देना कि हाँ ठीक ठाक वर्षा चाहिए, तापमान भी ठीक ठाक चाहिए। क्लियर है। लौंग की बात करें केरल तमिलनाडु में, सुपारी की बात करें तो कर्नाटका और केरला इज द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आपका यहाँ पे। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत में मसालों के बारे में देखने को मिलेगा। भारत में मसालों से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो भारत मसाला शोध संस्थान जो है आपको यहाँ पे कोझिकोड में देखने को मिलेगा, इन द केरला, ये आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं इलायची शोध संस्थान जो है वो इडिक्की में आपको देखने को मिलेगा, इन द केरला में आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक तो आपको यहाँ पे कोझिकोड में, और दूसरा आपका यहाँ पे इडिक्की इन द केरला में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट आपका बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का। तो फल और सब्जी के भी हम बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में, देश का कुल जो हमारा जीडीपी हॉर्टिकल्चर है वो लगभग 29.5% का, और विश्व में फलों के उत्पादन में हम 13% अकेले हम ही कर देते हैं। ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं काजू को, ड्राई फ्रूट है ये। इसका जो मूल स्थान है वो कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ब्राज़ील से लाया गया था, पोर्टुगीज ही इसको लेके आए थे, है ना। आलू भी पोर्टुगीज ही लाए थे। विश्व में काजू की कुल उपज का लगभग, टोबैको भी वही लाए थे, बहुत कुछ लाए थे भारत में। तो विश्व में काजू की कुल उपज का 45% कहाँ होता है, केवल भारत में ही हो जाता है। ठीक है। हम जो है काजू के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, और राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र जो है, नेशनल आपका जो है रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू, कर्नाटका में अंदर है, अंदर में देखने को मिलेगा, पुत्तूर में देखने को मिलेगा। तो काजू के बारे में इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फलों का राजा आम। भारत में आप देखेंगे तो विश्व में आपको यहाँ पे प्रथम 60% आपको ये जो है हमारे यहाँ ही आम होता है। वी आर द लीडिंग। ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और बिहार में आपको ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है आम का उत्पादन देखने को मिलेगा। जब नारंगी की बात करेंगे तो नागपुर क्यों नहीं याद आएगा, ठीक है ना। तो नागपुर सबसे ज़्यादा आपको नारंगी के लिए जाना जाता है, और आपको महाराष्ट्र जो है वो क्या है, भारत में सबसे बड़ी नारंगी उत्पादक राज्य है। वहीं हम बात करेंगे अंगूर की, तो अंगूर की कृषि तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु,
हिमाचल, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे आम की बात करें, नारंगी की बात करें, अंगूर की बात करें, ये सारे आपको इंडियन रीजन्स में देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द लीची। लीची के लिए पहुंच जाइए बिहार में, बिहार में पहुंच जाइए मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में आपको मिलेगा शाही लीची। जीआई टैग मिल चुका है, बहुत फेमस है, बहुत मीठा होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लीची का उत्पादन आपको मुजफ्फरपुर में, बिहार में देखने को मिलेगा। ना तो आपका सेब ना, सेब क्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, शीतोष्ण प्रकार का फल है ये, ठंडे प्रदेशों में होता है। इसकी खेती कहाँ होगी? सीधा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में यहाँ होती है। कश्मीरी सेब आपको पता है बहुत ज़्यादा नोन है अपने क्वालिटी के लिए, है ना। तो सेब आपको कहाँ देखने को मिलता है? टेम्परेट टाइप में। तो ये भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। सेब के बारे में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इसकी जब हम बात करते हैं सब्जी की, तो सब्जी में अब हम सारे सब्जी को तो नहीं देखेंगे कि कद्दू लौकी कहाँ क्या होता है, बट अगर आप देखेंगे तो विश्व में चीन के बाद दूसरा हमारा स्थान है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा यहाँ पे आलू भाई साहब है। दक्षिण अमेरिका मूल की फसल है और भारत में आलू सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यूपी में सबसे ज़्यादा जो है आलू होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ आलू प्रोड्यूस होता है। इसके बाद अगर प्याज की बात करें तो भारत के बाद चीन के बाद जो भारत दूसरा सबसे ज़्यादा जो है अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्याज प्रोड्यूस करता है, फॉलो बाय द मध्य प्रदेश, फॉलो बाय द कर्नाटका एंड द बिहार। आपको यहाँ पे प्याज जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आलू की बात करें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, प्याज की बात करें महाराष्ट्र। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा आपको जो एग्रीकल्चर में एक टर्म्स जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से, है ना। कृषि क्रांतियों से क्वेश्चन आपको पूछने को मिलता है। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन या डेयरी से है ना, मिल्क प्रोडक्शन से है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य फिशरी से संबंधित है। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। इसको तो आपको देखना ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन तो बनते हैं। क्रांति दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, मैच करते रहिए बैठ के। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति झींगा के उत्पादन से, भूरी क्रांति ऊन चमड़ा और उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? स्पाइसेस मसालों से, लाल क्रांति टमाटर से और मांस उत्पादन से, काली क्रांति बायोडीजल से, स्वर्णिम क्रांति हॉर्टिकल्चर, रजत अंडा और इंद्रधनुष क्रांति, बाकी सभी क्रांतियों को जोड़ दे दो तो इंद्रधनुष क्रांति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दीज आर द थिंग जो कि आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर में जो है वो देखने थे। दिस इज फ्रॉम आज के सेशन से, और हम अब एग्रीकल्चर से यहाँ पे जो है आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी को समअप कर रहे हैं। हम अब मिलेंगे आपके साथ स्पेशल सेशंस के अंदर में जहाँ पे हम स्पेशल बातें करेंगे। कैसी स्पेशल बातें करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन ज्योग्राफी से देयर आर मल्टीपल टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एक तो आपकी रेंजेस थी, रिवर थी, है ना, मैं इसी पे करता हूँ। तो एक तो आपकी रेंजेस हो गई, क्लियर है, दूसरी आपकी रिवर हो गई, है ना, वाटरफॉल हो गया जो कि हमने कर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे टॉपिक ऐसे कर करके हैं। इसके अलावा अगर हमारा बचता है तो जैसे हमने ऑयल रिफाइनरी कर ही ली है, उसे एक बार और अच्छे से देख लेंगे, हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टॉपिक जिसके साथ मैं आता रहूँगा बीच बीच में आपके साथ अलग अलग डिटेल डिस्कस करने के लिए। जैसे अभी हमने जो है यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना है तो हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। हम अभी रोड एंड कम्युनिकेशंस के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए है। तो ये सारे आपके जो हैं कुछ हम जो है यहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, खासकर रिवर वैली प्रोजेक्ट देखेंगे, हम डैम्स के बारे में देखेंगे। हालांकि मैंने आपको जब रिवर कराया था तो मैंने आपके इंपॉर्टेंट डैम्स कवर करा दिए थे, बट स्टिल वी हैव टू कवर द लॉट्स ऑफ थिंग ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अब अगले सेशंस में। ये हमारी कल से आपकी जो है वो किशोर सर के द्वारा जो है आपकी एनिसेंट हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको मिलूंगा कुछ ब्रेक के बाद और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन अपने सब्जेक्ट के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम इन्वायरमेंट करेंगे या हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे। बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, तरीके से चीज़ों को देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। बाकी आपकी ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली हमारे ऐप के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे भी होगी आपको अपडेट मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशंस में। बाय बाय।